हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं वे आँखें कविता सुमित्रा नंदन पंत की 11वीं कक्षा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत बच्चों, जिनका मूल नाम है गोसाई दत्त और सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ। कवि के रूप में विशेष रूप से ये जाने जाते हैं बच्चों। छायावाद के स्तंभ कवि रहे हैं ये, और उसके बाद प्रगतिवाद और फिर हरिदर्शन की तरफ इनका झुकाव हो गया। और भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से इन्हें अलंकृत किया गया है। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो कविता है बच्चों, ये स्वतंत्रता के बाद देश की जो स्थिति यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थिति थी उस दौरान, क्योंकि ये मानवीय करुणा के कवि रहे हैं और उस स्थिति को इस कविता में बयान किया गया है कि सामंत काल में क्या स्थिति थी, यानी जब हम गुलाम थे तो क्या स्थिति थी। तो ये कविता वे आँखें यानी आँखें किसकी हैं? भारतीय किसान की आँखें हैं। ये उनकी छायावाद की नहीं, प्रगतिशील दौर की कविता है। ये प्रश्न आता है कि वे आँखें कवि की किस दौर की कविता है? प्रगतिशील दौर की। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है कि विकास के नाम पर जो हम कहते हैं कि आज़ाद भारत में ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, दुखी करता है। और दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया, यानी किसानों का जो जीवन था उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जो दुखों की परतों को खोलती है, यानी कि जो उन कष्ट हैं उनको स्पष्ट करती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। हमारा समाज जो है वो कई विभागों में बटा हुआ है। भाई, किसान के दुख दर्द को उच्च वर्ग यानी जो अन्य का लोग हैं, जो उद्योग चलाते हैं या ऐसे, उन लोग नहीं समझते। तो यहाँ कवि ने किसान की उस पीड़ा को व्यक्त किया है। क्या कहता है कवि? आइए हम वे आँखें कविता के द्वारा पढ़ें। अंधकार की गुहा सरीखी, तो बच्चों यहाँ उपमा अलंकार है। गुहा सरीखी, अंधेरे की गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि मेरा मन कवि की आँखों में किसान की आँखों में झांकने से डरता है, क्योंकि वो जितनी गुफा, अंधेरी गुफा, जितनी गहराई तक आपकी नज़र जाएगी अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। तो कवि भी यही कहता है कि उन आँखों में गहराई तक दर्द पीड़ा भरी हुए, भरा दूर तक उनमें दारुण, कहते हैं उनमें दूर तक वो निर्दय यानी घोर कठोरता भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, कहते हैं उनमें दीनता का जो दुख है, दीनता के कारण जो दुख पैदा हुआ है उसका मौन रोदन, यानी कि चुप रहकर वो जो अंदर ही अंदर रोता है वो बड़ी गहराई तक भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा। कवि कहता है कि जब देश किसी के अधीन नहीं था तो किसान स्वतंत्र था। अभिमान भरा आँखों में इसका, उस दौर का गौरव उसकी आँखों में भरा हुआ है जब वह स्वतंत्र था, यानी उसकी ज़मीन उसकी अपनी थी और वह आज़ाद था। छोड़ उसे मझधार आज। अब कवि कहता है कि जो हमारे आंदोलन था उसमें हिस्सेदारी तो किसान ने भी निभाई थी, लेकिन आज सभी वर्ग उसे बीच में छोड़कर संसार कगार सदृश्य वह खिसका। बच्चों, ये संसार
यानी कि समाज के लोग उसे एक किनारे करके, कगार किनारे को कहते हैं, सदृश समान होता है। जैसे नदी अपने बहाव में बहती रहती है, किनारे वहीं से स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब है कि किसान की स्थिति आज भी वहीं की वहीं है और अन्य वर्ग उसे एक तरफ कह के आगे छोड़कर आगे निकल गए। तो बच्चों यहाँ कवि की करुण स्थिति का, कवि ने किसान की करुण स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि उसकी आंखें एक अंधेरी गुफा के समान हैं, उनमें दूर दूर तक पीड़ा ही पीड़ा भरी हुई है और वो भी मौन पीड़ा। तो बच्चों यहाँ स्वाधीन किसान की स्थिति को, कि जब वह किसान स्वाधीन था यानी कि आज़ाद था, स्वतंत्र था, तो उसे की आंखों में उसकी स्वाधीनता का अभिमान था, गौरव था। लेकिन आज उसकी आंखों में जितनी गहराई से झांका जाए उतना ही क्या है, दर्द भरा है। तो कवि कहता है कि मेरा उस किसान की आंखों में झांकने से मेरा मन डरता है। तो यहाँ बच्चों साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है और तत्सम तद्भव शब्दावली है। कवि ने यहाँ उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रश्न प्रयोग किया है और प्रसाद गुण पूरी कविता में है। करुण रस है। लहराते हुए खेत दृगों में, यानी जब वह स्वतंत्र था, स्वाधीन था, तो उस समय को जब कवि किसान याद करता है तो उसकी आंखों में क्या लहरा है, दृग आंखों को कहता है। लहलाते हुए वो खेत हैं, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जिनका अधिकार अब उससे छीन लिया गया है, उनसे वो बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी जिस उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, तृण तृण तिनका होता है, यहाँ 2 बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि कहता है कि वो खेत आज भी उसकी आंखों में लहला रहे हैं, जिनसे वो अब बेदखल हो गए, यानी कि उसकी आंखों में वो यादें बसी हुई हैं जो उसके जीवन में किसकी, खेत की तिनके तिनके की हरियाली उसके जीवन की हंसी के बराबर थी। आंखों में घूमा करता वो दृश्य, उसकी आंखों में वो नज़ारा हमेशा उसकी आंखों के सामने रहता था। वह उसकी आंखों का तारा, उसका आंखों का तारा होता है प्यारा बेटा इकलौता, वो उसका बेटा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि कहता है कि किसान की आंखों में उसके लहलाते हुए खेत हैं और उसका आंखों का तारा यानी उसका वो इकलौता बेटा, जो महाजनों के कारकुनों यानी जिनसे कर्ज लिया जाता है, जो मालगुजारी करते हैं, उनके करिंदों के यानी कि गुंडों के लाठियों से मारा गया जवानी में ही। युवा उसका बेटा जिसने विरोध किया होगा महाजनों की किसी बात का, तो उसको मरवा दिया गया उसकी लाठी से। बिका दिया घर द्वार, बेटा जवान बेटा मार दिया और उसका घर जो था, घर बार जो उसका अपना था, वो सब बिका दिया। खेतों पे पहले ही उसे बेदखल कर दिया गया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बच्चों उस काल में ये सबसे बड़ी समस्या थी। आज का जो किसान है कुछ हद तक इन चीज़ों से, लेकिन आज वही आड़ती बन गए हैं, महाजन का काम करते हैं, उनसे वो सामान आदि लेता है तो उस पर ब्याज लगता है। लेकिन उस दौरान अनपढ़ किसान को महाजन सूद पे सूद यानी कि ब्याज पे ब्याज जोड़ करके कभी भी उसको ऋण मुक्त नहीं होने देता था। तो कहता उसने उसका घर बार भी बिकवा दिया और ब्याज की एक कौड़ी यानी छोटा पैसा भी नहीं छोड़ा। रह आँखों में चुभती वह, रह फिर पुनरुक्ति प्रकाश है कि बार बार उसकी आँखों में चुभती है यानी पीड़ा देती है। कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, कुर्क होना होता है बच्चों नीलाम, जो महाजन के कर चुकाने के लिए बैलों की नीलामी होगी, घर भी बिक गया, खेतों से वो बेदखल हो गया। कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, बरगे कहते हैं बैलों को,
बैलों की उसकी जो जोड़ी है, यानी कहने का मतलब उसे बार बार अपने उन बैलों की याद आती है जो नीलामी में नीलाम हो गए कर्ज चुकाने के लिए। उजरी उसके सिवा किसे कब। अब कवि कहता है कि किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम उजरी था, सिवा अलावा। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। यानी आपने भी देखा होगा, आप भी किसान परिवारों से संबंध रखते हैं कि कई बार भैंस या गाय जो एक व्यक्ति दूध निकालता है उसी के हाथ से फिर दूध देती है, दूसरे किसी को नहीं। तो कहने का यही अर्थ है कवि का कि जो किसान की गाय थी वह उसके सिवा, उसके अलावा किसी और को अपना दूध निकालने नहीं देती थी। आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहता है कि किसान के आँखों में बहुत दुख देती है कौन, जो उसके सुख के दिनों की खेती थी, जो सुख के दिन थे और जो अब क्या हो गई है, उजड़ गई है, नष्ट हो गई है। तो बच्चों यहाँ भी कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक खड़ी बोली है, करुण रस है और प्रसाद गुण है। करुण रस है, किसान की पीड़ा को व्यक्त किया गया है कि वह किस प्रकार आज भी जब अपने उस खोए हुए, यानी चाहे वो उसका बेटा है, उसका घर है, उसके खेत, उसके बैल हैं, उसकी गाय हैं, उनको याद करता है तो वो दृश्य आज भी उसके आँखों के सामने नाचने लगता है, जो अब नष्ट हो गया, वो सुख जो अब नहीं है। तो तत्सम तद्भव शब्दावली है, सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी कहते हैं पत्नी को। अब किसान को अपनी पत्नी की याद आ रही है, कहता है कि वो बीमारी थी लेकिन बिना दवा दारू के, बिना इलाज और दवाई के वह स्वर्ग चली, उसकी मौत हो गई। आँखें आती भर, उसे याद करके कवि कहता है किसान की आँखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुहे, कहता है जब पत्नी मरी तो उसकी गोद में एक छोटी बच्ची भी थी जो उसका दूध पीती थी, बिना देखभाल के, क्योंकि माँ की मृत्यु हो गई, घर में इतनी कंगाली दरिद्रता आ गई है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बेटे की मौत का दुख पहले ही था, तो बिना देख रेख के वो दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। पत्नी की मौत के 2 दिन बाद ही वह दूध पीती बच्ची भी मृत्यु का शिकार हो गई। तो यहाँ कवि ने अपने किसान को, जब वह अपने घर के सदस्यों को याद करता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है और आंखें भर आती हैं। साथ ही उस नन्ही बच्ची को याद करता है जो बिना माँ के 2 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। घर में विधवा रही पुतोहू। अब कवि कहता है कि किसान के खेत घर में केवल वह किसान है और उसकी विधवा बेटे की बहू है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, कभी वह घर की लक्ष्मी थी। आपको पता होगा कि बहू बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता, बहू को खासकर, बेटियां देवी होती हैं और बहू को लक्ष्मी माना जाता है। कभी तो वह लक्ष्मी थी लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद वह पति को खाने वाली, यानी पति की हत्यारन के नाम से जाने लगी कि उसकी मृत्यु उसके कारण हुई, बेटे को मारा गया उसकी जवान पत्नी के कारण। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उसको भी एक दिन थाने में कोतवाल थाना होता है, थाने का कोतवाली थाना होता है और कोतवाल वहाँ का जो इंचार्ज होता है उसको कहते हैं। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो बच्चों ये उससे भी बड़ी दर्द की बात है कि उस विधवा को भी नहीं जीने दिया समाज में। तो एक दिन पुलिस, अब देखो महाजन, साहूकार, पुलिस सब इस किसान की पीड़ा के भागीदार हैं। उस बहू को एक दिन कोतवाल ने बुलवाया थाने में और जहां उसके साथ बच्चों ऐसा जो कुकर्म किया होगा कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही और घर आने की बजाय कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी शर्म के मारे।
तो देखो यहाँ कवि ने उसके घर के सदस्यों की मृत्यु किस किस प्रकार हुई। बेटा महाजन के करिंदों के हाथों मारा गया, साहूकार के। पत्नी बेटे के दुख में और बिना इलाज के बीमारी के कारण मर गई। फिर वो बेटी छोटी जो गुड़िया थी वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद देखभाल के बिना मर गई। और बेटे की बहू को, पुत्र वधू को जब थाने में बुलाया गया और वहाँ उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उस शर्म के मारे उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब कहता है किसान दोबारा, खैर पैर की जुत्ती जोरू। देखो यहाँ किसान की करुणा के साथ साथ, पीड़ा के साथ साथ कि वो कितना दुखी था। यहाँ स्त्रियों की जो करुण दशा है उसका भी वर्णन किया है इस पंक्ति के माध्यम से। खैर पैर की जुत्ती जोरू। आज भी हमारे समाज के जो पुराने लोग हैं वो स्त्रियों को पैर की जुत्ती समझते हैं कि एक जुत्ती जब टूट जाती है तो दोबारा आ जाती है, यानी पत्नी एक बार अगर कुछ हो भी जाए, मर जाए तो दोबारा। पर बच्चों इस भ्रम को यहीं छोड़ देना, ये कविता की पंक्तियां हैं, आज की हकीकत नहीं है। आज ऐसा है कि एक बार मिलनी बहुत मुश्किल है, दोबारा तो नहीं। आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि पैर की जुत्ती है, नहीं। खैर पैर की जुत्ती जोरू, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में उसको स्पष्ट किया है। न सही एक दूसरी आती, चलो एक चली गई थी कोई बात नहीं, किसान सोचता है कि और दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर, पर जब किसान को पत्नी की याद आती है या बेटी या जो थी उनकी नहीं, इतना दुख नहीं होता कि वो तो और आ जाएगी। पर जब जवान लड़के की याद आती है, सांप लौटते फटती छाती, ईर्ष्या होती है और छाती फटने मतलब दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है वह। पिछले सुख की समृद्धि आँखों में, कवि कहता है कि किसान की आंखों में पिछले सुख की जो यादें हैं अक्षण भर एक चमक है लाती। उन यादों को याद कर एक बार अक्षण भर के लिए, पल भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, लेकिन तुरंत ही जब उसे वर्तमान स्थिति की याद आती है, वो तो भूतकाल की बातें हैं, वो तो बीती हुई यादें हैं, लेकिन जब उसे वर्तमान में जो उसे दुख है उसकी यादें आती हैं तो चितवन यानी कि उसकी नज़रें तुरंत शून्य में यानी कि निराशा में गड़ जाती हैं, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। और वो यादें एक नोक की तरह यानी तीखी नुकीली पैनी नोक की तरह उसके हृदय में चुभने लग जाती हैं, चुभन उत्पन्न करने वाली बन जाती हैं। तो बच्चों यहाँ इस कविता में, पूरी कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लाक्षणिकता और चित्रात्मकता शैली, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, वर्णात्मक शैली है, वर्णन किया गया है। और लक्षणा शब्द शक्ति है, अनुप्रास और रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा आदि अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया है। करुण रस है पूरी कविता में, क्योंकि किसान की करुण दशा को व्यक्त किया है और किसान की आँखों में झांकने से कवि को डर लगता है, क्योंकि वो गहरी गुफा के, अंधेरी गुफा के, जिसमें भय के कारण कांप उठते हैं हम, उस गहरी गुफा के समान है। इसलिए कवि उनमें झांकना ना चाहते हुए भी झांक गया। देखो, ना चाहते हुए कवि ने पहली पंक्ति में कहा कि उसे डर लगता है, फिर भी उसने उसकी, ये तो आज़ादी के बाद की स्थिति है कि आज भी चाहे उसने, किसान ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, लेकिन सब वर्ग उससे किनारा करके अलग हो जाते हैं और उसकी जो स्थिति है वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसे आज भी ऋण लेने के लिए साहूकारों पर आधारित होना पड़ता है, फिर ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है, उसके लिए उसके घर, पशु आदि
बिकवा दिए जाते हैं, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इस कविता से अब आप इसे पढ़ेंगे और इसके प्रश्न, छोटे प्रश्न लिखेंगे, फिर हम इसके प्रश्न लिखेंगे। धन्यवाद।